ठीक है, तो द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। तो पहले इसका ये वाला लिख लो, नाइट्स का यहाँ से लिख लो ये वाला। अ सोल्जर ऑफ अ हाई लेवल हु फॉट ऑन अ हॉर्स इन द मिडिल एजेस। मध्य युग में उच्च स्तर का घुड़सवार योद्धा या सैनिक या शूरवीर। सैनिक भी कह सकते हो, जो घोड़े पे बैठा रहता है उसको भी बोल सकते हो। ये भी बता देती हूँ, अपने वाला तो ये सेकंड है। अ पर्सन हु हैज बीन गिवन अ टाइटल ऑफ ऑनर बाय किंग और क्वीन फॉर गुड वर्क। जो भी उसने अच्छा काम किया है तो उसके लिए उसको टाइटल मिल जाता है। मतलब श्रेष्ठ काम के लिए राजा रानी द्वारा सर की उपाधि से सम्मानित पुरुष या महिला। और इसका भी लिखो, SADE। क्रूसेड का मतलब होता है a fight for something that you believe to be good or against something that you believe to be bad। नैतिक मूल्य के संरक्षण के लिए या अनीति के विरोध के लिए संघर्ष। मतलब अ फाइट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए लड़ाई करना, दैट यू बिलीव टू बी गुड, जो आपको मतलब ये लगे कि हाँ ये सही है, तो उसके लिए फाइट करना। ठीक है, या फिर बुराई के अगेंस्ट में फाइट करना। अगेंस्ट समथिंग दैट यू बिलीव टू बी बैड, आप बिलीव करते हो कि बुरा है तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में लड़ना। और आपको पता है कि ये सही है तो उसके समर्थ में लड़ाई करना। मिस्टर खान इज लीडिंग अ क्रूसेड अगेंस्ट, क्रूसेड का मतलब फाइट, लड़ाई। क्रूसेड अगेंस्ट ड्रग्स इन हिज नेबरहुड। तो जो मिस्टर खान है वो क्रूसेड मतलब लीड कर रहे हैं, वो एक लड़ाई को लीड कर रहे हैं। मतलब उसके लीडर, एक तरह से ये समझ लो, उसको लीड कर रहे हैं। और किसके अगेंस्ट है? जो ड्रग्स के अगेंस्ट है जो लड़ाई। तो क्रूसेड मीन फाइट, लड़ाई। One of the wars fought in Palestine by Europe Christians against Muslims in the Middle Ages। तो ये एक तरह का युद्ध, मतलब धर्म युद्ध, मतलब फाइट लिख लो तुम। तो थ्री ऑर्डर्स, पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड, और जो लड़ाई। तो इस क्या दिया? द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस in the early 11th century. It divided society into three classes। है ना, दो classes। देखो, द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले ये फॉर्मुलेट किए गए थे। फॉर्मुलेट का भी मीनिंग लिखो। फॉर्मुलेट मीन्स जैसे कि बनाने के लिए बोल सकते, जैसे देखो कुछ करने की, टू प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज अ प्लान और आइडिया फॉर डूइंग समथिंग। कुछ करने की योजना बनाना या उसके लिए विचारों को व्यवस्थित करना। टू फॉर्मुलेट अ प्लान, ठीक है। टू प्रिपेयर अ प्लान, प्लान मतलब कोई प्लान को प्रिपेयर करना, या फिर ऑर्गेनाइज अ प्लान और आइडिया फॉर डूइंग समथिंग। कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए आप प्लान प्रिपेयर करो। जैसे सपोज पार्टी करनी है या किसी की बर्थडे पार्टी करनी है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये चीजें लेके आएंगे, केक लेके आएंगे, और डेकोरेशन का ये सामान लाएंगे, और सब मतलब फॉर्मुलेट करना, प्रिपेयर करना उसको। तो द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, फ्रांस के अंदर सबसे पहले ये फॉर्मुलेट मतलब प्रिपेयर किया गया था, थ्री ऑर्डर्स वाला आइडिया, इन द अर्ली 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी के अर्ली में ही, स्टार्टिंग में ही। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू थ्री क्लासेस। थ्री ऑर्डर्स का मतलब क्या आइडिया थे? इसमें थ्री क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया था सोसाइटी को। सोसाइटी मीन समाज, जो समाज है, जो लोग हैं, उनको थ्री क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था। दोज हु प्रेड, एक तो जो प्रेयर करते हैं उनको अलग कर दिया। जैसे कि ब्राह्मण और ये प्रेयर्स ज्यादा करते थे ना, भगवान की पूजा पाठ करना। दोज हु फॉट, जो लड़ाई करते थे, योद्धा थे जो, उनको अलग कर दिया। योद्धाओं को जैसे बोलते हैं ना, राजपूत बोल देते हैं आप, ठीक है, जो लड़ाई करते थे उनको अलग। एंड दोज हु टिल्ड द लैंड, और जो लैंड को टिल करते थे मतलब खेती करते थे लैंड पे, जो फार्मर्स थे, मतलब जो एग्रीकल्चर करते थे, उनको अलग। तो तीन ऑर्डर, थ्री उसमें डिवाइड कर दिया, क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को थ्री क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक मिनट सौरभ, में
ठीक है, तो थ्री क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था सोसाइटी को। पहले तो वो लोग थे जो प्रेयर करते थे, जैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रेयर करते हैं, और जो लड़ाई करते थे वो जैसे कि जो राजपूत होते हैं लड़ाई करते हैं, और जो फार्मर्स, ठीक है। तो राजपूत और गुर्जर सब जो लड़ाई करते हैं सब लोग। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू थ्री ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी। तो ये जो डिवीजन था सोसाइटी का इनटू थ्री ऑर्डर्स, इन तीन ऑर्डर्स में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था, वाज सपोर्टेड बाय द चर्च। तो चर्च ने मतलब इसको सपोर्ट किया, चर्च के द्वारा ये सपोर्ट किया गया। टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट करना मतलब किसी को स्ट्रांग बनाना, किसी की पोजीशन को, ठीक है, फर्मर बनाना या स्ट्रांग बनाना, मतलब मजबूत बनाना या फिर दृढ़ बनाना। फर्म मतलब दृढ़ बनाना उसकी पोजीशन को या पावर को। तो चर्च के द्वारा सपोर्ट की गई टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी, ताकि ये मतलब सोसाइटी के अंदर इसका मतलब डोमिनेंट रोल रहे। ठीक है, इसको मतलब एक तरह से चर्च ने सपोर्ट किया। तो दिस हेल्प्ड द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। तो इसके अंदर नया वॉरियर ग्रुप्स का इमर्ज होना मतलब बाहर निकल के आना एक तरह से। तो नए वॉरियर होते हैं योद्धा, तो जो वॉरियर थे उनका ग्रुप नाइट्स के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं अपन। The church patronized this group and used them to propagate their idea of peace of God. Patronized, लिखो सौरभ। Patronize. Patronize means to treat somebody in a way that shows that you think you are better, more intelligent, experienced, etc. than he, she is. किसी अन्य व्यक्ति को अपने से छोटा, कम बुद्धिमान और अनुभवी समझकर उस पर कृपा भाव का व्यवहार करना। To treat somebody in a way that shows that you think you are better, more intelligent, experienced than yours. To be a regular customer of a shop, restaurant, etc. तो अपना ये फर्स्ट वाला होगा। इस सेकंड में तो क्या है, किसी दुकान या फिर रेस्तरा मतलब रेस्टोरेंट आदि का नियमित ग्राहक बनना, पेट्रोनाइज। अपने वाला ये पेट्रोनाइज मतलब किसी को ऐसे ट्रीट करना। टू ट्रीट समबडी इन अ वे दैट शोज दैट यू थिंक यू आर बेटर। किसी को इस तरह से ट्रीट करना कि जैसे तुम ही बेटर हो, तुम ही इंटेलिजेंट हो, तुम एक्सपीरियंस हो उससे ज्यादा। मतलब किसी अन्य व्यक्ति को अपने से छोटा, कम बुद्धिमान, अनुभवी समझकर उस पर कृपा भाव का व्यवहार करना एक तरह से। पेट्रोनाइज मतलब जैसे जैसे जिसको जो चर्च में जो वो देता है ना, सर्मन, चर्च स्पीच देता है, वो एक तरह से खुद को मोर इंटेलिजेंट और मोर एक्सपीरियंस्ड समझता है ना उस वाले फील्ड के अंदर, और वो सबको उसी तरीके से ट्रीट करता है। तो मतलब किसी को ऐसे ट्रीट करना। तो द चर्च पेट्रोनाइज्ड दिस ग्रुप, तो चर्च ने इस ग्रुप को मतलब पेट्रोनाइज किया एंड यूज्ड देम टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज ऑफ पीस ऑफ गॉड, और उनको यूज किया कि मतलब ये इस आइडिया को फैलाएं, पीस ऑफ गॉड मतलब शांति बनाए रखें। द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर्स away from conflict amongst themselves and sent them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem. This led to a series of campaigns called the Crusades. These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knight. uh, Originally, these knights did not belong to the class of nobles, but by the end of the 11th century in France and a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to be known as knights. मतलब ये पूरा यही दे रखा है, द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर्स, मतलब ये अटेम्प्ट, ये प्रयास क्यों किया गया था, जो वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, उनको कहाँ डायरेक्ट करना चाहिए, तो उनको किस तरफ जोड़ा उनको। द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमंगेस्ट देमसेल्फ, ताकि वॉरियर जो योद्धा है उनके बीच में वो ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद होता है, मतलब लड़ाई झगड़े ना हो उनके बीच में। इसका यहाँ से भी लिख लो।
वॉरियर, वॉरियर का होता है योद्धा, सैनिक, सिपाही। अ पर्सन हु फाइट्स इन अ बैटल, अ सोल्जर। वॉरियर। तो जो ये क्या बोला इसने, द अटेम्प्ट वॉज टू डायरेक्ट वॉरियर, वॉरियर्स को किस तरफ डायरेक्ट करना, अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से दूर उनको मतलब दिशा दिखाना एक तरह से। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जो उनके अंदर वाद विवाद बहस हो रही थी, उससे उनको दूर ले जाना। एंड सैंड दैम इंस्टेड ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम, और उनको कहाँ पे सैंड करना, मतलब मुस्लिम के अगेंस्ट कैंपेन चलाए वहां पे, मतलब उनको भेजना। हु हैड, जिन मुस्लिम्स ने कैप्चर कर ली थी जेरूसलम सिटी को। तो दिस led टू अ सीरीज ऑफ कैंपेन, तो इस बहुत सारे कैंपेन्स हुए, मतलब बहुत सारी एक तरह से लड़ाई हुई। तो दीज कैंपेन्स इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड द चर्च कंप्लीटली ऑल्टर द स्टेटस ऑफ नाइट। तो जो कैंपेन कैंपेन थे, इन्होंने सारे जो नाइट्स के जो स्टेटस थे उसको ऑल्टर कर दिया था, चेंज कर दिया था। ओरिजिनली स्टार्टिंग में तो क्या होता था, दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉबल्स, पहले तो इनको नॉबल्स नहीं माना जाता था, नाइट्स को जो सोल्जर्स होते थे इनको सोल्जर ही समझा जाता था, इनको मतलब नोबल क्लास नहीं दी जाती थी, हायर क्लास मतलब। लेकिन बाद में देखो, नोबल्स आल्सो वांटेड टू बी नोन एज नाइट्स, बाद में जो नोबल्स थे वो भी चाहते थे कि हमें भी नाइट के उस तौर पे जाना जाए। नोबल्स मतलब वही विद्वान लोग, हाई क्लास, वो। तो द मुगल एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य, मतलब जो क्षेत्र है जिसपे किसी का अधिकार है। तो मुगल, मुगल मतलब मुस्लिम्स के लिए यूज किया जाता है मुगल वर्ड, ठीक है। तो मुगल एम्पायर, तो जो मुस्लिम्स हैं उनका एम्पायर, उनका साम्राज्य, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Accomplish करना मतलब किसी चीज को एक तरह से पा लेना, accomplish करना। लिख भी लो इसको यहाँ से, सक्सेसफुल हो जाना कोई काम में। To succeed in doing something difficult that you planned to do, किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना। कोई भी काम जो आपने प्लान किया था करने के लिए, कोई डिफिकल्ट काम, उसमें आप सक्सीड हो गए, मतलब सफल हो गए। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट दैट यू प्लान टू डू, कठिन, किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना। जैसे आई मैनेज्ड टू अकम्प्लिश माई गोल ऑफ राइटिंग 10 लेटर्स अ डे, मतलब मैंने मैनेज कर लिया अपना गोल अकम्प्लिश करने में, अपना गोल पाने में, जो कि मुझे 10 लेटर्स लिखने थे एक दिन में, तो वो मैंने अकम्प्लिश कर लिया, मतलब पा लिया है। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, जो भी आपने प्लान किया था वो आपने पा लिया। तो रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इतनी लार्ज टेरिटरी को रूल करना विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, और उसके अंदर जो लोग हैं, एक मिनट, रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle ages। तो क्या बोला इसने कि इतनी लार्ज टेरिटरी पे रूल करना, राज करना, इतनी लार्ज टेरिटरी की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, मतलब इंडिया के बराबर की, इंडिया जितना बड़ा है ना, इंडिया के बराबर की पूरे पूरे इंडिया पे राज करना, मतलब एक राजा पूरे इंडिया पे राज करे। तो बहुत ही डिफिकल्ट था उनके लिए, विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, ठीक है। उनका कल्चर भी अलग अलग प्रकार का, ट्राइब्स होती थी, है ना, जनजातियां होती थी अलग अलग प्रकार की, उनका कल्चर अलग, उनकी बोली अलग, सब कुछ अलग, उनका पहनावा अलग। तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। तो इतने डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, इतने विभिन्न लोगों को, उनके कल्चर्स भी अलग अलग, तो वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। तो ये जो ये टास्क थी, ये जो काम था, वो बहुत ही एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क थी फॉर एनी रूलर, किसी भी राजा के लिए। टू अकम्प्लिश मतलब किसी भी राजा के लिए इतनी बड़ी टेरिटरी पे राज करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क थी इन द मिडिल एजेस, मिडिल एजेस। तो क्वाइट इन contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time। hitherto भी लिखो।
HI hitherto, until now मतलब अभी तक, hitherto मतलब until now, hitherto hitherto का मतलब होता है until now, इसको लिख भी लो सौरभ, until now मतलब अभी तक, यहीं पे लिख लो इस वर्ड के ऊपर ही। तो देखो इसने क्या बोला है, क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर, मतलब इनके प्रेडिसेसर्स जो थे, जो प्रेडिसेसर मतलब जो पहले, इनसे पहले जो राज कर चुके थे उसके लिए यूज किया, जो प्रेडिसेसर्स थे तो इनके कंपैरेटिवली, कॉन्ट्रास्ट आ गया ना, कॉन्ट्रास्ट मतलब इनके कंपैरेटिवली द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर, मुगल्स ने एक साम्राज्य क्रिएट किया, एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड hitherto seemed possible, जो अभी तक हाँ, तो क्वाइट इन contrast to their predecessor, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. तो मुगल्स ने एक एम्पायर, साम्राज्य क्रिएट किया और अकम्प्लिश कर लिया, मतलब उसको सक्सेसफुल हो गए उसको चलाने में, साम्राज्य को, जो कि पहले वाले जो थे प्रेडिसेसर थे ना, जो पहले वाले राजा थे, सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब कर पाते थे। जैसे what had hitherto seemed possible for only short period of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. From the later half of the 16th century, 16th century के later half में, मतलब 16 मतलब 1550 के बाद की बात कर रहे हैं, later half, फॉर्मर तो पहले वाला हो जाता है और लेटर मतलब बाद वाला, 16th सेंचुरी मतलब 1501 से लेके 1600 तक। तो 1550 के बाद क्या हुआ, दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। तो 1550 के बाद इन मुगल्स ने अपना जो किंगडम था, अपना जो राज्य था, उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करना मतलब उसको फैला लिया, उसको बढ़ा लिया, आगरा और दिल्ली से भी मतलब और ज्यादा बाहर तक एक्सपेंड कर लिया। Until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. 17th century तक, मतलब 1601 से 1700 तक उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल कर लिया। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule. तो उन्होंने क्या इम्पोज कर दिया, दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल। आउटलास्टेड का भी एक बार लिख लो, आउटलास्ट। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और टू डू समथिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम देन समबडी समथिंग, अन्य की अपेक्षा देर तक बने रहना या जीवित रहना या कोई काम करते रहना, मतलब दूसरों की अपेक्षा, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और to continue to exist or to do something for a longer time than somebody something, अन्य की अपेक्षा देर तक बने रहना या जीवित रहना या कोई काम करते रहना। आउटला मतलब किसी दूसरे की अपेक्षा बने रहना, काम को करते रहना। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो इम्पोज कर दिया लोगों पे, एंड गवर्नेंस के आइडिया, गवर्नेंस मतलब वही चलाना उसको, देख पूरे राज्य को, दैट आउटलाइन rule, giving a political policy that succeeded rulers of the subcontinent could not ignore. So today the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. तो आज जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो एड्रेस करते हैं नेशन को, नेशन मतलब राष्ट्र को, मतलब अपने एड्रेस
से अपने देश को मतलब भाषण देते हैं, अपने देश को संबोधित करते हैं, बोलते हैं। इंडिपेंडेंस डे पे कहाँ से, रेड फोर्ट जो लाल किला है ना दिल्ली के अंदर, उसके रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स देखो ये होते हैं रैम्पार्ट्स जैसे ये जो किनारा है यहाँ, जैसे यहाँ पे तो पाथ बने नहीं हुए, रैम्पार्ट्स जैसे जो डोलियां होती है उनपे पाथ बने रहते थे पहले, जहाँ पे सैनिक घूम घूम के देख पाते थे, तो उनको बोलते थे रैम्पार्ट्स। जैसे जो दीवार है ना, ऊपर ही जैसे दो दीवार पूरी मोटी है थोड़ी, और ऊपर रास्ता है के लिए, यहाँ पे लड़के खड़े होके और देख भी सकते हैं। तो जैसे मूवीज या उनमें तुम्हें देख मिल जाएगा। तो रेड फोर्ट, दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहां से अपने प्राइम मिनिस्टर अपन को भाषण देते हैं इंडिपेंडेंस डे पे। द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर, तो ये क्या मुगल एम्परर का रेजिडेंस था, जो मुगल जो मुगल मतलब मुस्लिम जो एम्परर थे, जो राजा थे मुस्लिम, जो सम्राट थे, एम्परर मतलब सम्राट, सम्राट मतलब राजा को ही बोला जाता है। तो मुगल जो एम्परर थे, मुगल जो सम्राट थे, उनका रेजिडेंस था, उनका निवास स्थान था ये रेड फोर्ट, लाल किला, दिल्ली के अंदर। हु वर द मुगल्स, अब ये मुगल्स थे कौन? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स, lineages का भी लिखो। lineage मतलब होता है द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट somebody comes from originally, वंश, वंशावली। देखो, द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट somebody comes from originally, lineage का मतलब होता है द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट somebody comes from originally। जैसे तुम ओरिजिनली कहाँ से आए हो, तो तुम्हारा जो वंश है, अपना जो वंश होता है, वी बिलोंग टू द सेम lineage, lineage का मतलब हो गया वंश, मतलब एक ही दादा से हैं हम, सेम lineage, वी आर फ्रॉम सेम lineage, ये लिखा था ना यहाँ पे, वी बिलोंग टू द सेम lineage, मतलब हम एक ही दादा के वो हो गए, दादा से हैं, ये कह सकते हैं, एक ही दादा के पोते हैं हम लोग, ऐसे। तो द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स, तो जो मुगल्स थे वो किसके डिसेंडेंट थे? डिसेंडेंट मतलब, डिसेंडेंट का मतलब होता है जैसे फादर, फादर के तुम किसके डिसेंडेंट हो, तुम्हारे पापा के डिसेंडेंट, ऐसे। डिसेंडेंट मतलब किससे आए हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो जो मुगल्स थे ये कहाँ से आए थे? ये दो रूलर्स के डिसेंडेंट थे। कौन से दो रूलर्स? फ्रॉम देयर मदर्स साइड देवर डिसेंडेंट्स ऑफ गैंगीज खान, ठीक है, इसको चंगेज खान बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसको गैंगीज खान लिखा हुआ है। तो ये गंगीज खान के डिसेंडेंट थे, मतलब गंगीज खान की के ही बच्चे थे ये लोग, कहना ये चाहते हैं। डाइड इन 1227 में एक गंगीज खान मर गया था, तो इसी के डिसेंडेंट थे, इसी के डिसेंडेंट मतलब इसी के बेटे के बेटे के बेटे, ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, मतलब इसी के खानदान के थे, ये कहना चाहते हैं, जो कि 1227 में मर गया था। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, जो मंगोल रूलर थे ना, मंगोल शासक थे, राजा थे, उन्होंने रूल किया था चाइना पे और सेंट्रल एशिया पे। फ्रॉम देयर फादर्स साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ, मदर की साइड से तो ये लोग किसके थे? गंगेज खान के मतलब बच्चे थे, एक तरह से ये समझ लो, बच्चे मतलब पोते या बच्चे कुछ भी हो सकते हैं। फ्रॉम देयर मदर्स साइड देवर डिसेंड, जो मुगल्स थे किसके डिसेंडेंट थे, ये क्वेश्चन आएगा सौरभ, पक्का आएगा, देख लेना। जो मुगल्स थे, हु वर द मुगल्स, तो मुगल्स किसके डिसेंडेंट थे? तो मदर की साइड से, मतलब जो मुगल्स की जो मम्मी थी ना, तो मम्मी का अगर देखा जाए परिवार, जैसे तुम्हारी मम्मी है, तो तुम्हें कोई पूछे कि तुम किसके डिसेंडेंट हो, तो तुम बोलोगे कि मेरी मदर की साइड से तो है ना, मैं मतलब जो मदर कौन है, जो भी खटाना है या रावत है जो भी है, तो आप बोलोगे मेरी मदर की साइड से तो हम लोग दादा का, मम्मी के पापा का नाम ले सकते हो, है ना, और उनके फिर सरनेम, ऐसे। तो मदर की साइड से तो ये लोग किसके डिसेंडेंट थे? गंगीज खान के डिसेंडेंट थे। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, ये मंगोल रूलर था, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, गंगीज खान मंगोल रूलर था ये, जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया पे वो रूल किया था। फ्रॉम देयर फादर्स साइड, अब पापा की तरफ से देखा जाए तो देवर द सक्सेसर ऑफ
सक्सेसर भी मतलब वही हो गया, डिसेंडेंट ही। सक्सेसर ऑफ तैमूर डाइड 1404 में। जो तिमूर है इसके सक्सेसर थे, मतलब इस तिमूर है ना, इसी के बेटे, इसके ही परिवार से थे। द रूलर ऑफ ईरान, ये ईरान का रूलर था, और इराक का भी, एंड मॉडर्न डे, और जो अभी तुर्की मॉडर्न में जिसको हम अपन टर्की बोलते हैं, वहां का भी। तो ये पक्का आएगा, इसको यहाँ तक टिक कर लो, टर्की तक, शुरू से लेके टर्की तक इसको टिक कर लो, वापस से समझा देती हूँ। कहाँ तो से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके द मुगल्स वर, यहाँ से लेके पूरा टर्की तक टिक कर दो। 100% क्वेश्चन आएगा कि जो मुगल्स थे वो किसके डिसेंडेंट थे। तो मदर की साइड से तो ये लोग गंजीज खान के डिसेंडेंट थे। गंजीज खान कौन था? ये मंगोल रूलर था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया पे राज किया था। और फादर की साइड से, जैसे पिता की तरफ से, ये लोग तैमूर के सक्सेसर थे, मतलब तैमूर की परिवार से थे। तैमूर कौन था? इसने ईरान पे रूल किया था, इराक पे रूल किया था, और अभी मॉडर्न डे में जिसको हम टर्की बोलते हैं, इस पे रूल किया था। तो ये आएगा। जैसे तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके डिसेंडेंट हो, तुम सपोज अपने आप को मुगल मान लो, सपोज, है ना, तुम मुगल मुगल हो, सपोज, मुगल मुस्लिम्स को बोलते हैं वैसे। जो सपोज कर लो, मान लो कि तुम मुगल हो, तो मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ। तो तुम किसके डिसेंडेंट हो? तो तुम बताओगे कि मदर की साइड से तो मैं, मतलब मेरी मदर की साइड से तो उनके पापा का नाम बता दो, मम्मी की जो पापा का नाम है, या फिर जो भी फेमस थे परिवार के अंदर, उनका नाम बता दो पूरा। यहाँ से था, इन्होंने यहाँ यहाँ राज किया था। और पिताजी की साइड से, मेरे फादर की साइड से ना, मैं पिताजी के वंश में जो भी अच्छा राजा रहा हो, जिसने रूल किया हो, शासन किया हो, उसका नाम बता दो। ऐसे ही यहाँ पे किया है बस, सेम। जैसे मदर की साइड से तो गंगीज खान है ना, यह इसका नाम ले लिया, ये मंगोल रूलर था, इसने यहाँ यहाँ राज किया था। और फादर की साइड से तिमूर, तैमूर ने यहाँ यहाँ राज किया था, ईरान में, इराक में, मॉडर्न डे में जिसको हम टर्की बोलते हैं, यहाँ पे। However, the Mughals did not like to be called मुगल और मंगोल। जो मुगल्स थे वो, उनको पसंद नहीं था कि उनको मुगल बोले या फिर उनको मंगोल बोले। मुगल भी मुस्लिम्स के लिए यूज करते हैं, मंगोल भी इन्हीं के लिए यूज किया जाता है। तो दिस वाज बिकॉज गंगीज खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैस्केर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। मैस्केर मतलब होता है हत्याकांड जो होता है ना, जैसे सारे अपने वो उसमें मर गए थे ना, कुएं में कूद के मर गए थे अंग्रेजों के टाइम में। मासेकर का मतलब होता है बहुत का मर जाना एक साथ। मैसेकर मतलब द किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स। बड़ी संख्या में लोगों, पशुओं का मारा जाना। जैसे अंग्रेजों के टाइम में कुएं में कूद गए थे अपने बहुत सारे, जो मतलब वो सभा कर रहे थे बैठ के, तो उसमें बच्चे, लेडीज, है ना, और जेंट्स, सब लोग थे उसमें। तो सब कुएं में, उन्होंने सोचा अंग्रेजों के हाथों मरने से बढ़िया तो हम कुएं में कूद जाए। तो वो लोग कुएं में कूद गए थे काफी। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था उस जगह को। तो वो एक तरह का मासेकर था, वो भी एक तरह का मैसेकर बोलते हैं इसको। मास का मतलब होता है, कहाँ पे गए, हाँ, ये रहे। मास मतलब हो गया बहुत सारे लोगों को मास कहा जाता है एक तरह से। तो मैसेकर। तो दिस वाज बिकॉज गंगीज खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। जो गंगीज खान है उसकी मेमोरी एसोसिएटेड थी, जुड़ी हुई थी बहुत सारे लोगों का जो हत्या हुई थी उस चीज से। तो इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक, उज्बेक से भी जुड़ी हुई थी। देयर मंगोल कॉम्पिटिटर, मतलब इनका ही कॉम्पिटिटर था वो। कॉम्पिटिटर मतलब जो अपना कॉम्पिटिटर होता है ना, इनका ही कॉम्पिटिटर था वो। मंगोल और ये मुगल्स का मतलब मुस्लिम्स ही होता है, दोनों का मतलब, ये ध्यान रखो। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर, दूसरी तरफ जो मुगल्स थे, पहले ये पढ़ लेते हैं। डू यू थिंक दिस पेंटिंग सजेस्ट दैट द मुगल्स क्लेम्ड किंगशिप एज अ ब्राइट राइट? फिगर 2, a miniature painting dated 1702 1712 of तिमूर। ये तिमूर की पेंटिंग है। नीचे मिनिएचर होता है किसी का भी छोटा रूप, इसको भी लिख लो यहाँ से। जैसे किसी घर का मिनिएचर बनाते हैं अपन, किसी का भी मिनिएचर बनाना का भी शॉर्ट
अ स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग विच इज मच लार्जर, बड़े आकार की वस्तु का लघु रूप। अब मिनिएचर कैमरा, कोई भी बड़े आकार की वस्तु उसका छोटा रूप। जैसे कैमरास बड़े बड़े भी होते हैं तो कैमरास छोटे भी होते हैं। और जैसे कोई घर है, घर इतने बड़े होते हैं तो उनका छोटा अपन मॉडल नहीं बनाते हैं, घर के मॉडल्स बना देते हैं। प्रोजेक्ट में जब मॉडल्स बनाते हैं ना अपन, तो घर का मॉडल बना दिया। या फिर अपन रिफाइनरी होती है तो उसका छोटा मॉडल बना देते, किसी का भी छोटा रूप बना देना। घर तो असली में कितने कार बड़े। क्या कह रहे हो? कार का भी वो बनाते हैं छोटा रूप। हाँ, कार भी छोटी छोटी बना देते हैं ना, खिलौने वाली जो कार होती है। तो कार का भी छोटा मिनिएचर कह सकते हैं उसको अपन, ठीक है। किसी का भी छोटा रूप। अ स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग विच इज मच लार्जर, कोई भी बड़ी चीज जिसकी जिसकी छोटी कॉपी बना दी जाए, उसको हम मिनिएचर बोलते हैं। तो अ मिनिएचर पेंटिंग डेटेड 702 और 712 ऑफ तिमूर, तिमूर की ये मिनिएचर पेंटिंग है, मतलब छोटी सी पेंटिंग है। इज डिसेंडेंट एंड द मुगल एम्परर्स, तैमूर की उसके डिसेंडेंट मतलब उसके बच्चे हो गए एक तरह से, उसके डिसेंडेंट एंड द मुगल एम्परर, और मुगल एम्परर्स, मुगल जो राजा थे वो। तो तिमूर इज इन द सेंटर, जो बीच में बैठा है ये है तिमूर। एंड ऑन हिज राइट इज हिज सन मिरान शाह। अब देखो डिसेंडेंट बोला ना इसने, डिसेंडेंट मतलब डिसेंडेंट होते हैं तिमूर के ही बच्चे आ जाएंगे डिसेंडेंट के अंदर। तिमूर का बेटा, उसके बेटे का बेटा, वो सब इसके डिसेंडेंट। तिमूर के डिसेंडेंट जैसे दादाजी हैं, दादाजी के डिसेंडेंट कौन कौन हो जाएंगे? पापा हो गए और तुम हो गए, ठीक है, तुम्हारे पापा और तुम, वो दादाजी के डिसेंडेंट हो सब। आ गया समझ में? डिसेंडेंट मतलब जैसे मेरे दादा हैं तो मेरे दादा का डिसेंडेंट कौन है? मेरे पापा हुए और मैं हो गई, ठीक है। तो हम क्या हो गए? मेरे दादाजी के डिसेंडेंट है। तो तिमूर, ये तो बैठा है तिमूर, और इसके राइट साइड में यहाँ पे इसका सन है, ये जो है ना ये इसका बेटा है, राइट साइड में। ऑन हिज राइट इज हिज सन मिरान शाह, ये राइट में उसका बेटा बैठा है, इसका नाम है मिरान शाह। द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर्स ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर। ये कौन है? पहला मुगल एम्परर था, और ये बाबर का, बाबर के बारे में तुम पढ़ोगे, बाबर के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं, है ना, इन सब के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी, ये किसका दादाजी था? बाबर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब दादा के ऐसे। जैसे तुम हो तो तुम्हारे दादा का, तुम्हारे दादा के, उस उनके भी दादा के, जो तुम्हारे दादाजी है ना उनके दादा के ऐसे। तो जो बाबर है ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाबर, सॉरी, ये जो शाह है, मिरान शाह है, द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर्स। मिरान शाह कौन है? बाबर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, मतलब ग्रैंड फादर का भी ग्रैंड फादर। बाबर का जो ग्रैंड फादर होगा ना, दादा होगा, उसका दादा है ये, उसका भी दादा, वो है ये मिरान शाह। एंड देन अब्बू सैयद बाबर्स ग्रैंड फादर, बाबर के दादाजी, ये है अब्बू सैयद। ये है अब्बू सैयद, बाबर के दादाजी हैं। और द लेफ्ट ऑफ तिमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये लेफ्ट साइड में ये है मोहम्मद मिर्जा, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, बाबर्स के ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। चलो यहाँ से दिखाई, भाई वाले को भी कह सकते हैं, जो भाई वाले ग्रैंडफादर होते हैं ना, उनके लिए भी यूज करते हैं। द फादर ऑफ वंस ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर कौन होते हैं? द फादर ऑफ वंस ग्रैंड मदर, किसी के दादाजी के पिता, किसी के दादाजी के पिता। वंस मतलब कोई भी इंसान, उसकी ग्रैंड मदर मतलब दादी, उस इंसान की दादी के पापा, फादर, या उस इंसान के दादा के फादर, दादाजी के। जैसे तुम्हारे पे ले लेते हैं, चलो जैसे तुम हो, तुम्हारे दादाजी हैं, ठीक है, तुम्हारे दादाजी के पापा,
जैसे मैं हूं तो मेरे जो दादाजी हैं, मेरे दादाजी के पापा, ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हो गए? मेरे दादाजी के पापा। या फिर मेरी जो दादी माँ है उनके पापा, वो भी ग्रेट ग्रैंडफादर ही माने जाएंगे। वंस मतलब किसी की भी, ग्रैंड मदर मतलब दादी, और ग्रैंडफादर मतलब दादा। तो किसी के भी दादी के पिताजी या दादा के पिताजी। जैसे तुम्हारी जो दादी है उनके पिताजी, और जो तुम्हारे दादा हैं उनके पिताजी, वो हो गए ग्रेट ग्रैंडफादर में आ जाते हैं ये सब। तो कहाँ थे? टू द लेफ्ट ऑफ तिमूर, तिमूर के लेफ्ट साइड में ये जो बैठा है ये है सुल्तान मोहम्मद मिर्जा एंड उमर शेख। और ये जो दूसरा है ये उमर शेख है। ये कौन है? बाबर का फादर है, मतलब बाबर के पिताजी है। बाबर के बारे में तो आएगा देखना, तो इसको ध्यान रख लो थोड़ा सा, उमर शेख को। जो उमर शेख है ये बाबर के पिताजी हैं। द मुगल एम्परर्स, बाबर, अकबर, देखो इन सबका पूछा जाएगा। जो ये मुगल एम्परर थे, जो मुस्लिम सम्राट थे, बाबर, अकबर and Shahjahan are the third, fourth, fifth individual on Taimur's right and on his left in the same order as Humayun, Jahangir and Aurangzeb। ये मतलब इन्हीं के ही थे, तैमूर के ही थे सब। तैमूर का ही खानदान है पूरा, बाबर अकबर ये सब है ना, इसी के खानदान से है, तिमूर। तो क्या बोला इसने? द मुगल एम्परर बाबर, अकबर एंड शाहजहां आर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल ऑन तिमूर्स राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट। मतलब राइट और जो लेफ्ट में जितने भी बैठे ना, इन्हीं के दूसरे तीसरे जो बच्चे होते हैं ना, जैसे इनके बच्चे फिर उनके बच्चे, ऐसे सेकंड, फोर्थ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी, इंडिविजुअल है। मतलब तीसरी पीढ़ी, इन्हीं की पीढ़ी है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब। द मुगल्स ऑन द अदर हैंड, द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिद एंसेस्ट्री। जो मुगल्स थे वो अपने, मतलब उनको प्राउड था अपनी तिमुरिद एंसेस्ट्री पर। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। इनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे, जो इनके पूर्वज थे, इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 1398 में ही। तिमूर इसी के लिए बोल रखा है, एंसेस्ट्री का मतलब होता है पूर्वज। तो ये प्राउड थे, अपना जो तिमूर था इसके ऊपर इनको प्राउड था सबको। This was because Genghis Khan memory was associated with massacre of innumerable people. It was also linked with Uzbek, their Mongol competitor. On the other hand, the Mughals were proud of their Trimudi ancestry, not least of all because so they celebrated their genealogy pictorially। तो इन्होंने अपनी इसको पिक्चोरियली इसको सेलिब्रेट करा, मतलब पिक्चर्स बना के। जेन्योलॉजी मतलब वही हो गया, इनका जो वंश है उसके लिए यूज किया है। फिर भी इसको यहाँ से अगर लिख लेते हैं, जीनियोलॉजी का मतलब वही है, वंशी। द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग हु द एंसेस्टर ऑफ अ पर्सन वर। फैमिली हिस्ट्री उसी को बोलते हैं जीनियोलॉजी, उसकी स्टडी को। पारिवारिक इतिहास का अध्ययन, व्यक्ति के पूर्वजों सहित वंशावली अध्ययन। अ पर्टिकुलर पर्सन लाइन ऑफ एंसेस्टर, अ डायग्राम दैट शोज दिस। व्यक्ति विशेष की वंशावली, वंशावली दर्शाने वाली रेखा चित्र। तो जीनियोलॉजी मीन्स, जीनियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, पूरी फैमिली की हिस्ट्री की स्टडी। जैसे तुम सभी फैमिली ट्री बनाने के लिए देते हैं ना स्कूल में टीचर्स, तो तुम बनाओगे सौरभ, फिर यहाँ पे बना वो फोटो चिपकाओगे उसके अभिमन्यु की, फिर ऊपर एरो करोगे इधर मम्मी पापा, फिर ऊपर एरो करोगे मम्मी के जो भी पापा मम्मी है उनका, पापा के जो भी पापा मम्मी है उनका, फिर और ऊपर करोगे पापा के जो भी पापा मम्मी है उनका। इस तरह से पूरा जीनियोलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब पूरा उनका स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, फैमिली की पूरी हिस्ट्री की स्टडी। तो दे सेलिब्रेटेड, उन्होंने कैसे सेलिब्रेट, इन्होंने दिल्ली को कैप्चर करा था ना इनके एंसेस्टर ने, तो इन्होंने कैसे सेलिब्रेट करा? पिक्टोरियली, पिक्टोरियली मतलब जैसे पिक्चर्स बना रखी है ना ये, ऐसे पिक्चर्स बनाकर चिपका देना दीवारों पे ऐसे।
They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur. हर जो रूलर था ना एंड हिमसेल्फ, जो रूलर होता था, जो शासक होता था, उसको तिमूर की पिक्चर मिलती थी कि ये मेरे, पहले करते थे ना मूवीज में भी, तुमने देखा होगा ऐसे कि ये मेरे वो ग्रेट ग्रैंडफादर है, इन्होंने ये ऐसा किया था, और फिर ये मेरे फोटो चिपके रहते हैं दीवारों पे उनकी, फिर बताते हैं ये मेरे उनके बेटे हैं, इन्होंने ये मतलब यहाँ पे इनको हरा दिया था और इस जगह को हड़प लिया था, राज कर लिया था, ये वो है, और फिर मैं आया। ठीक है, इस तरह से फोटोज लगी रहती है ना। तो ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर, हर रूलर को, हर शासक को एक तो तिमूर की फोटो दी जाती थी और एक उसकी खुद की, जो भी रूलर है उसकी खुद की। टेक अ लुक एट फिगर टू पे देखो, विच इज समवॉट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। फिगर टू में ये ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ पे दिखा रखे हैं। मुगल आर्मी ऑन कैंपेन, ये मुगल आर्मी है। यहाँ पे कैंपेन का मतलब है एक तरह से कहीं पे जैसे अपना जो भी काम है उसको करने के लिए वहां पे जाना। क्या कह रहे हो? कि लक्ष्य को पाने के लिए योजना निर्माण। ये है अपना अ प्लान सीरीज ऑफ अटैक्स इन अ वॉर। वॉर के अंदर जो प्लान किए गए, प्लान सीरीज ऑफ अटैक्स, टू टेक पार्ट इन अ प्लान सीरीज ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मेक समथिंग हैपन और टू प्रिवेंट। ये है अपना जैसे प्लान टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स टू अचीव अ स्पेशल एम, युद्ध में नियोजित आक्रमण श्रृंखला। तो ये कैंपियन थे इनके, प्लान सीरीज ऑफ अटैक। तो मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, तो मुगल मिलिट्री के कैंपेन्स तो लिख लो ये, क्योंकि आया ना यहाँ पे अ प्लान्ड सीरीज ऑफ अटैक इन अ वॉर, किसी युद्ध में मतलब प्लान किए गए जो अटैक्स हैं वो सारे। अब बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, 1526 से 1530 तक बाबर ने मतलब राज किया था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। ये देखो, वो सिर्फ 12 साल का था। थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी, जिसपे राजा बैठता है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, ये पहला मुगल एम्परर था, मुस्लिम सम्राट था, मुगल सम्राट था। सक्सीडेड मतलब ये सफल हो गया था, टू द थ्रोन ऑफ फरघाना, फरघाना जगह है, वहां का राज मतलब इसने अपने अधिकार में कर लिया था उसको। इन 1494 में ही इसने फरगाना को अपने अधिकार में कर लिया था, इस जगह को, जब वो 12 साल का था सिर्फ। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. तो he was forced to leave. Forced to leave का मतलब होता है forcefully इसको छोड़ना पड़ा वो सिंहासन, जो थ्रोन था, जो सिंहासन था, इसको फोर्सफुली छोड़ना पड़ा। किसने छुड़वाया? हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन, मतलब उसके जो पूर्वजों का जो सिंहासन था उसको छोड़ना पड़ा, ड्यू टू द इन्वेजन, इन्वेजन मतलब हमला कर देना, अटैक कर देना, इनके इन्वेजन की वजह से। ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, दूसरे मंगोल ग्रुप ने, मतलब दूसरे मुगल्स लोगों ने, जो दूसरे मुस्लिम्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया इसके ऊपर, बाबर के ऊपर, और इसको अपना एंसेस्ट्रल थ्रोन, जो सिंहासन छोड़ था, जो राजगद्दी थी, उसको छोड़ना पड़ा फोर्स। मंगोल ग्रुप कौन है? उज्बेक का। ये जो उज्बेक था, इसने बाबर पे आक्रमण कर दिया। सबसे पहले बाबर ने इसको हथियाया, फरगाना का जो राजगद्दी थी, इसको 1494 में इसने सक्सेसफुली, मतलब ये वहां का राजा बन गया, इसने हड़प लिया वहां, मतलब वहां का ये राजा बना 12 साल की एज में ही। तो इसको मतलब ये राजगद्दी मिल गई, लेकिन ये राजगद्दी इससे छिन गई, और किसने? उज्बेक जो है ना, उज्बेक, ये भी मंगोल ग्रुप का ही वो है, मतलब राजा है ये भी। तो जो उज्बेक है, ये इसने इन्वेजन कर दिया, आक्रमण किया, और गद्दी से छीन ली। आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। तो काफी सालों तक मतलब घूमने फिरने के बाद उसने काबुल को सीज कर लिया, काबुल को अपने अधिकार में ले लिया 1504 में, बाबर ने।
इन 1504 में ले लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली का सुल्तान जो कि इब्राहिम लोदी था उसको डिफीट करके हरा दिया। डिफीट करना मतलब हरा देना। एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली और आगरा दोनों को कैप्चर कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया जो कि इब्राहिम लोदी था, इसका नाम इब्राहिम लोदी था दिल्ली के सुल्तान का, इसको हरा दिया। एट पानीपत, पानीपत पे की जो लड़ाई थी वहां पे, और दिल्ली और आगरा पे अधिकार इसने अपना जमा लिया। पूरे पैराग्राफ का वापस समझा देती हूँ फटाफट। जो बाबर था वो फरगाना, यहाँ 1494 में जब वो 12 साल का था तो फरगाना का जो राज था वो उसको मिला, ठीक है। लेकिन जो उज्बेक था इसने आक्रमण किया, मंगोल ग्रुप था उज्बेक का, ये उज्बेक जो राजा था इसने आक्रमण किया और इससे वो छीन लिया सिंहासन। फिर कई सालों तक घूमने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद उसने काबुल को अपने अधिकार में ले लिया, और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया पानीपत की लड़ाई में, और उसने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया, अपने अधिकार में ले लेना, कैप्चर कर लेना, अपने अधिकार में ले लेना। टेबल वन चार्ट, टेबल वन चार्ट्स सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स। टेबल वन चार्ट में, टेबल वन देख लेंगे नीचे। टेबल वन चार्ट्स सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स, मुगल्स के जो बड़े बड़े, मेजर मतलब बड़े बड़े जो कैंपेन थे, कैंपेन मतलब वही एक मतलब प्लान्ड जो सीरीज ऑफ अटैक इन अ वॉर, किसी भी युद्ध में अपना जो प्लान किया हुआ है कि हमें ऐसा ऐसा करना है, वो उनका कैंपेन होते हैं मतलब एक तरह से। तो मेजर जो कैंपेन थे ऑफ द मुगल्स, तो चार्ट वन में मेजर कैंपेन दिखा रखे हैं, वो अपन पढ़ लेंगे। स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न। इसको ढंग से केयरफुली स्टडी करो और आप कुछ देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म पैटर्न मतलब किस राजा ने लंबे समय तक राज किया है, क्या किया है, क्या पैटर्न आपको दिख रहा है। You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. जो अफगान्स थे, आप ये नोटिस करेंगे कि जो अफगान्स थे वो इमीडिएट थ्रेट थे मुगल अथॉरिटी को। मतलब मुगल्स आते थे फिर अफगान्स आ जाते थे, मतलब अफगान उनको हरा के वो जीत लेते थे, फिर वापस मुगल अफगान, इस तरह से कुछ आ रहा होगा इसमें पक्का टेबल के अंदर। टेबल भी चलो देख लेते हैं कहाँ है। हाँ ये रही टेबल। तो ये अपन टेबल अभी देख लेंगे, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट, टेबल भी देख लेंगे। तो इसने बोला है कि यू विल नोटिस फॉर एग्जांपल दैट द अफगान वर एन इमीडिएट थ्रेट, थ्रेट मतलब एक तरह से किसी के लिए खतरा होना। तो जो अफगान लोग थे ये एक तरह से खतरा थे, इमीडिएट मतलब होता है जल्दी करना किसी चीज को। तो अफगान से एक तरह से खतरा थे मुगल अथॉरिटी को, अथॉरिटी मतलब कि अधिकार, जो मुगल था उसका उसका जो अधिकार था उसके लिए अफगान क्या थे, उनके लिए एक तरह से खतरा थे मुगल्स के लिए। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स, मुगल्स और अहोम के बीच की रिलेशनशिप को नोट करो। चैप्टर 7 में देखो, द 6 सी ऑल्सो, चैप्टर 8 को भी देखो, 10 को भी देखो। मेवाड़ एंड मारवाड़ चैप्टर 9 में देखो, इनकी रिलेशनशिप को देखना है। मतलब हाउ वॉज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। तो ये कह रहा है कि हाउ वॉज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद, हुमायूं की जो रिलेशनशिप थी, जो संबंध थे सफाविद ईरान, ईरान के साथ में, वो कैसे अलग थे, जो अकबर के और सफाविद के जो रिलेशनशिप थे उससे कैसे अलग थे हुमायूं के और सफाविद के रिलेशन। हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड, एनेक्सेशन मतलब वही होता है किसी को अपने अधिकार में ले लेना, दिखाया भी था इसका मैंने शायद पहले। एनेक्सेशन लिखा था क्या तुमने सौरभ? दूसरे देश को अपने देश में बलपूर्वक मिलाने की गतिविधि, किसी को मतलब अपने द एक्शन ऑफ एनेक्सिंग समथिंग स्पेशली टेरिटरी, एनेक्स कर लेना मतलब उसको अपने उसमें ले लेना, कब्जे में ले लेना। इसका लिख लो सौरभ, वापस से लिख लो यहाँ से। एनेक्स मतलब ये लिखो हिंदी वाला, टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन बाय फोर्स, दूसरी कंट्री को या दूसरे क्षेत्र को बाय फोर्स अपने कंट्रोल में ले लेना, अन्य देश पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना।
एनेक्स। बस यहाँ तक ही करेंगे आज, ये समझा देती हूँ फटाफट। Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign and hostilities in the Deccan। तो जो annexation मतलब इसने जो कंट्रोल कर लिया था गोलकोंडा और बीजापुर का इन औरंगजेब रेन, औरंगजेब के शासन में, एंड क्या इसने हॉस्टिलिटीज को, हॉस्टिलिटी मतलब होती है जो नफरत होती है उसके लिए यूज किया जाता है, शत्रुता, नफरत, तो क्या इसने नफरत को खत्म कर दिया था डेक्कन के अंदर। तो ये अपन टेबल भी रीड करेंगे पूरा, फिर ये पूरा वापस से एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छे से समझ आ जाएगा तुमको। फिगर 4, इसमें देखो क्या दे रखा है फिगर 4 में। तो यहाँ पे कैनन, कैनन का मतलब होता है तोप, ये जो तोबे होती है ना, तोप, ठीक है, cannons। Cannons were an important addition in 16th century warfare। 16th century के युद्ध में cannons मतलब जुड़ गई थी। बाबर used them effectively in first battle of पानीपत। पहली जो पानीपत की जो लड़ाई थी उसमें बाबर ने इनको यूज किया था, इफेक्टिवली यूज किया था इनको। गन पाउडर टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन 14th सेंचुरी। गन पावर टेक्नोलॉजी 14th सेंचुरी में आई थी इंडिया के अंदर, मतलब 1301 से लेके 1400 तक इसमें गन पावर टेक्नोलॉजी आ गई थी। फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रीजन सच एज गुजरात। जो फायर आर्म्स थे ये सबसे पहले गुजरात और मालवा, डेक्कन यहाँ यूज किए गए थे। एंड वाज यूज्ड बाय बाबर के द्वारा यूज किए गए थे अर्ली 16th सेंचुरी में, मतलब 1501 में स्टार्ट कर दिए थे बाबर ने इनको यूज करना। ये चीज ध्यान रखना, बाबर ने यूज किया था गन पाउडर टेक्नोलॉजी का, सबसे पहले इन रीजन्स में यूज हुआ था और बाबर के द्वारा यूज किया गया था। ये क्वेश्चन आ जाते हैं सौरभ, ये देखो बाबर ने यूज किया था, कैनन्स का भी, तोप का भी बाबर ने यूज किया था सबसे पहले। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये टेबल अपन कल पढ़ेंगे पूरी, और ऊपर का भी वापस से बता दूंगी, ये टेबल से रिलेटेड है ना क्योंकि सारा, तो ये वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी अभिमन्यु को दे दो।